तो आपसे अलग अलग पूछेगा ना, या पूछ लेगा साथ में आपसे पूछेगा कि गर्भ निरोधन की जो शल्य क्रिया या ऑपरेशनल मेथड हैं तो उनके बारे में लिखिए। आपसे टिप्पणी लिखने के लिए कह सकता है, कमेंट लिखने के लिए कह सकता है, या फिर आपसे 1-2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। ट्यूबेक्टोमी का अलग और वेस्टेक्टोमी का अलग से बन सकता है। ठीक है, ये दोनों विधियाँ करवाने के लिए किसी अच्छे मतलब जो जानकार डॉक्टर हो या नर्स हो उससे मुलाकात करना चाहिए, क्योंकि ये जो है घातक भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर सही से नहीं परफॉर्म करी गई है तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, अब पैसा कितना लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ पैसा दोनों में सेम ही लगेगा, पुरुष में कुछ ज़्यादा लगता होगा। ठीक है, हाँ अब डिपेंड करता है उनके जो वाहिनी है उसके आकार पे। ठीक है, नर्व तो काटनी, लेकिन ढूंढना कितना मुश्किल ना, उन्हें कहाँ पर है। अब जो डॉक्टर वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उस काम के लिए विशेष होते हैं। ठीक है, तब वो कितना पैसा भैया हमने कभी किसी का करवाया नहीं है। ठीक है, अब तो इनसे पूछो बताएंगे। इन्होंने जी भैया हाँ नेट पे सर्च करिएगा, इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप जो है ये फ्री है। ठीक है, ये सेवा जो है स्वास्थ्य केंद्र में फ्री है। हाँ हाँ ये फ्री है, और पैसा मिलता है इसके लिए, पैसा भी मिलता है, पैसा मिलता है। बहुत करें ये, वैसे तो फ्री है, लेकिन आप सोचते हो भैया कोनो अच्छे के पास जाइए तो अच्छा पैसा ले ले फिर उनसे। ठीक है, लेकिन जो है सरकारी अस्पताल में ये फ्री होता है, यहाँ नहीं करेंगे, आपको अलग रेफ़र कर देंगे, वहाँ पे जाकर के हो जाएगा। ठीक है, आपको हाँ वही तो कह रहे हैं, जिसको भरोसा नहीं तो फिर पैसा दो। ठीक है, लेकिन पूरा अच्छे से होता है, कभी करवाइएगा। ठीक है, अरे अभी मत करवाइएगा, 1-2 बच्चे हो जाएंगे तब करवाइएगा। चलिए, सगर्भता का चिकित्सीय समापन आ गया ये। ठीक है भैया, सगर्भता का आएगा समझ में। अब आगे देख, समापन। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ज़रूरी क्यों बताएंगे। आपके एग्ज़ाम में सवाल ऐसे कुछ ज़्यादा बनते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं करंट अफेयर से, या आज की हलचल से, या आज की जो सिस्टम है उससे। इसे संक्षेप में कहते हैं MTP। क्या बोलते हैं भैया? MTP। हाँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है भैया, तो ये क्या चीज़ है समझेंगे इसके बारे में। भैया डालो हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए। देखिए, मान लीजिए कि जो है कोई तरीका नहीं था आपके पास में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, और अनैच्छिक क्रियाएं, या मान लीजिए जानबूझकर अगर आप चाहें तो जो है पूरी गर्भावस्था 9 से 9.5 महीने का होता है, आपने नोट किया, पहले जानते हैं आप। तो गर्भावस्था या पूरा जो है गर्भकाल पूरा होने से पहले अगर हम शिशु को या भ्रूण को जो है टर्मिनेट करें या प्रेगनेंसी को समाप्त करना चाहें, समापन करना चाहें, जानबूझकर या फिर अनैच्छिक रूप से, ठीक है, तो इसे कहते हैं, और ध्यान रहेगा कि ये जो है किसी चिकित्सक की सलाह में या उसकी देखरेख में होता है। इसलिए से कहा गया भैया, इसलिए से कहा गया भैया कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस बात को ज़रा लिख लेंगे पहले, लिखिए भैया, थोड़ा लिखिए फिर आगे बताते हैं क्या है। गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व, गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व सगर्भता का, भैया
जानबूझकर या क्या कर दें भैया? हाँ ला जान भाई कौन लापरवाही से कौन करवाता है? लापरवाही से कौन करवाएगा भाई? लापरवाही से प्रेगनेंसी तो हो सकती है, मानते हैं, हाँ, लेकिन जो है एमटीपी कहाँ हो गया जानबूझ? स्वैच्छिक, ठीक है भैया, जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से, क्या लिखा है? गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व, होने से या होने के पूर्व सगर्भता का जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से, हाँ, रूप से, क्या लिखा है? गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व, पूरी होने से पहले, ठीक है, हाँ बिल्कुल, पूरा कंप्लीट होने से पहले। तो स्वैच्छिक रूप से चिकित्सक की सलाह एवं देख रेख, हाँ, समापन देख रेख में समापन सगर्भता का चिकित्सीय समापन, या इसे बोलते हैं एमटीपी कहलाता है, ठीक है भैया। जल्दी लिखिए। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में 45 से 50 मिलियन है ना, 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी होती हैं हर वर्ष। लिख लीजिए, 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी पर ईयर होती है। और आप देख सकते हैं, हाँ, हर साल। और आप देख सकते हैं कि जो है पूरी जितनी भी जो है प्रेगनेंसी होती है उसका 1/5 भाग, मतलब कि हर 5 प्रेगनेंसी पे जो है एक प्रेगनेंसी का एमटीपी होना तय है, ठीक है। और ये आपको क्या पता, एक बार डॉक्टर बन जाओ, देखो कितना आता है तुम्हारे पास में। अगर बनकर तो देखिए, कुछ ना करे, सिर्फ डिफार्मा करके आप स्टोर खोल लीजिए और फिर देखिए कितना आता है। हाँ, तुम खिसकाते हो, पूछते हो, आवाज़ नहीं आता है, खिसका यहाँ तक नहीं ले आया भैया उस दिन की तरह। कह रहे हैं कि डॉक्टर बनकर देखिए, फिर देखिए कितना लोग आपके पास आते हैं एमटीपी के लिए, बात ये कह रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, आम तो कर सकते हैं लेकिन इमली खाएं पहले हुई ठीक है, बात ये है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, चिकित्सक की सलाह और देख रेख, मतलब ये है, ये चिकित्सक जो गांव झोला छाप है ना, वो तो मार डालेंगे आपको। हैं, इसमें गर्भ में पल रहे शिशु को मार करके बाहर निकालते हैं, बस समझ आई। अगर जीवित ही तो होता है, ऑपरेशन भी करते हैं और कई बार उसको उसी गर्भ में मार देते हैं, फिर उसको जो है उसी जो गर्भनाल के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कई तरीके उसके हैं, ऑपरेशन भी ये तरीका, ये तरीके हैं। तो ये तरीके से हत्या होती है ये। अब कब हत्या है और कब हत्या नहीं, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। पहला अगला पॉइंट लिखेंगे, अगले पॉइंट पे आइए भैया, लिखिए। हर वर्ष लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी पूरे विश्व में होती हैं जो कि सभी सगर्भता या सगर्भता का 1/5
भाग, हाँ 1/5 भाग होती हैं। ठीक है भैया। हर वर्ष लगभग 45 से 50 मिलियन MTP पूरे विश्व में होती हैं, जो कि सभी सागरता का जो है ये 1/5 भाग होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और अच्छा, मैंने एक और आपको डेटा दिया था भैया कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो हर 60वां इंसान कौन है? इंडियन है। क्योंकि पूरे विश्व की जनसंख्या 2011 में कितना है? हाँ 2000 में कितना है? सन 2000 में 6 मिलियन। 6 मिलियन है, कुछ ज़्यादा है। 6 मिलियन नहीं मैंने कहा था, हमने 6 बिलियन कहा था। हाँ 6 बिलियन, ठीक है। मतलब कि कितना? 6 अरब। कितना भैया? 6 अरब। और 2000 में इंडिया की हालत क्या थी? 1 बिलियन, मतलब 1 अरब। तो 6 अरब और 1 अरब, मतलब कि हर 60वां इंसान कौन है? भारतीय है। 6 लोग खड़े जाओ पूरे विश्व में तो 1 इंसान भारतीय मिलेगा। ये आपने पहले बात कर ली थी। और उसी के अकॉर्डिंग 2011 में जनगणना जो हुई थी उसमें जनसंख्या कितनी थी पूरे विश्व की? 7.2 बिलियन और इंडिया की 1.25 बिलियन। हाँ, वैसे भी कहते नहीं मोदी जी 125 करोड़, बस वैसे याद कर लीजिए 125 करोड़ मतलब 1.25। ध्यान रहेगा। अगला पॉइंट याद है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए MTP जो है अगर पहले तिमाही में हो, ठीक भैया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हो रहा है, और यदि, एक सेकंड रुकेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, पहली तिमाही में करी गई MTP सुरक्षित होती है। ठीक है भैया। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, प्रथम तिमाही जो है, प्रथम तिमाही में कितना वीक बनेगा भैया? 12 वीक बनेगा। क्या चीज़? अरे यार विश्वसनीय, आप देखोगे कि देखो भ्रूण आ गया बाहर टूट फूट के, विश्वसनीय होता है भैया, ये गारंटेड होता है। MTP का मतलब ये कि जानबूझ करके नष्ट कर देना, उसमें क्या, उसमें कौन धोखा हो जाएगा? उसमें कोई धोखा नहीं होगा भैया, ठीक है ना एकदम। हाँ, ये जो है लगभग जो है 12 सप्ताह तक, प्रेगनेंसी के 12 सप्ताह तक, ठीक है, ये जो MTP है काफ़ी सुरक्षित होती है। इससे स्त्री को यानी कि महिला को कोई नुकसान नहीं होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, इसके बाद जो है देखेंगे दूसरी तिमाही में MTP मतलब पहली तिमाही में करी गई MTP सुरक्षित होती है, मतलब ये है यार, समझो पहले। हाँ, अब इतना कहाँ लिख देंगे, समझो, कुछ दिमाग भी लगाइए कि पहले तिमाही में कराई गई MTP सुरक्षित होती है, मतलब ये है कि महिला या स्त्री को कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, आसानी से पूरी प्रोसेस हो जाएगी। ये देखिए, दूसरे तिमाही में MTP करवाना जो है घातक खतरनाक होता है। ठीक है भैया। और इसी MTP को अगर थोड़ा सा और बढ़ा दें, ये दूसरी तिमाही है, अगर तीसरी कर दें तो जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा ये क्या हो जाएगा? घातक होता हुआ चला जाएगा। और कुछ MTP ऐसी भी होती हैं कि बच्चा तो मरता ही है, माँ भी मर जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, तो ऐसा भी केस आता है कि MTP करवाने के चक्कर में जो है माँ भी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए वो लीगल नहीं है, इलीगल है। बताएंगे लीगल कब है। देखिए यहाँ तक देखिएगा भैया, पहले तिमाही में करी गई MTP बिल्कुल लीगल भी है, सुरक्षित भी है, लीगल भी है, मगर आप करा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तिमाही में कराई गई MTP घातक है, खतरनाक है, और यहाँ से शुरू होता है इलीगली।
अब दूसरी तिमाही के बाद ये इलीगल हो जाएगा भैया, ठीक है। आप कराओगे MTP तो पकड़े जाओगे और धर लिए जाओगे। हाँ ठीक है, 6 मंथ हो जाएगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। और आप पकड़े भी जाओगे और धर लिए जाओगे, क्योंकि ख़तरनाक हो जाता है, साथ में वो जो है इलीगल भी है, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखेंगे। ये लिख लिया हो तो आगे हम लोग बढ़ें और कुछ पॉइंट्स और लिखने हैं। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या चीज़ मानता है, बताते हैं क्या चीज़। देखिए भैया, अपने यहाँ भारत में जो है 1971 में जो है एक नियम कानून बनाया गया और कहा गया जो है 1971 में, और कहा गया कि जो MTP है ना भैया, ये जो है लीगल है, रेस्ट्रिक्टेड भी है, लीगल भी है। मतलब लीगल का मतलब ये है कि कैसा हो गया, कानूनी हो गया है। अब जो चीज़ लीगल है, कानूनी है, उसको आप खुलेआम नहीं कर सकते। जैसे हमने कह दिया कि मोबाइल चलाना कैसा है, लीगल है। अगर इलीगल है तो आप करते रहिए। समझिए, पहले अंतर दोनों समझिएगा। इलीगल का मतलब है कि कानून का कोई इसमें हाथ नहीं है, आप कहीं भी करो, कुछ भी करो। लीगल का मतलब होता है कानून की नज़र में, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि आप पढ़े होंगे, संविधान पढ़े हैं, संपत्ति का अधिकार कैसा है, कानूनी अधिकार है। मतलब आप जो है वहाँ पर संपत्ति पहले कहाँ था, मौलिक अधिकार में था, कि आप कितना भी भर लीजिए जेब में या घर में, कोई आपको टच नहीं करेगा। लेकिन अब क्या है, GST टैक्स हो गया, क्योंकि अब वो कैसा है, लीगल हो गया है, ठीक है। पहले क्या था, मतलब मौलिक अधिकार था, इलीगल नहीं था, उसे इलीगल थोड़ी कहेंगे। हाँ आगे अगला पॉइंट नोट करेंगे भैया, बहुत कुछ है भी इसमें। देखिए, भारत सरकार ने MTP को 1971 ईस्वी में हाँ भैया तभी हो रहा था। कानूनी रूप दे दिया, जिसके आधार पर बिना किसी डॉक्टरी सलाह के MTP गैर कानूनी होगा। अब यहाँ पर जो इसका मतलब होगा, इसका मतलब आप जुर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कानून के अंदर है, ठीक है। हाँ ध्यान रखेंगे फिर इस बात को। किसके द्वारा, तांत्रिक है, वो तो गायब कर देता है, वो तो गर्भ से शिशु को बिल्कुल गायब कर देता है। एक मंत्र पढ़ता है गायब, एक आता है, एक पढ़ता तो आ जाता है। तांत्रिक भैया बात, वो तो जो है, अब क्या बताएं, छोड़ दीजिए उनको। शादी हो गई है, बाबा खो जा रहे हैं, ठीक है। और जो है बस डिमांड किसकी भैया, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए और कुछ नहीं। और पता लग रहा है कि पुरुष में स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और जो है माताजी में या माँ में अंडाणु नहीं बन रहा है, या बन रहा है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, पहले से नष्ट हो जा रहा है, या कोशिकाएँ पहले उसको सोख ले रही हैं, और बाबा को चक्कर लगा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बस आशीर्वाद बना है, एक बार और आ जाओ बस, ठीक है। और कुछ जो है कुछ लेते आना, ठीक है। हाँ तो 2100 लेते आना। तो ये सब बकवास है भैया। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो पहले कहाँ जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, स्पर्म को चेक करवाइए, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप चेक करवाइए, सब कुछ आपके सामने हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। हाँ तो MTP कैसा होगा, गैर कानूनी होगा। दूसरी चीज़, अच्छा आपको जो है MTP की सलाह डॉक्टर क्यों देगा, क्या वो शौक में देगा क्या? हाँ, यदि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसमें कोई सिंड्रोम हो गया है, कोई आनुवंशिक बीमारी है, तब आपसे जो है डॉक्टर कहेगा
कि इसे जो है नष्ट कर दिया जाए। हाँ, डैमेज हो गया है तो भी कहेगा भैया इसकी एमटीपी करवा दी जाए, ठीक है ना। तो इस बात को नोट करेंगे, लिख लीजिए भैया। यदि गर्भ में पल रहे शिशु या भ्रूण, मैं 2 चीज़ें लिखता हूँ, ध्यान रखें क्यों लिखता हूँ। शिशु या भ्रूण में कोई आनुवंशिक बीमारी हो, वही एम्नियोसेंटेसिस, ठीक है, पता है ना, कोई आनुवंशिक बीमारी हो या दंपत्ति को, दंपत्ति सही लिखा है, या दंपत्ति को और अधिक बच्चे नहीं चाहिए होते हैं, बच्चे नहीं चाहिए होते हैं, तो डॉक्टर एमटीपी की सलाह देता है, एमटीपी की सलाह देता है, ठीक भैया। और जब ऐसा होता है तो गांव के बुजुर्ग, पड़ोसी, घर के सदस्य भी सलाह देते हैं, वो बन जाते हैं डॉक्टर, एमटीपी करवा लो। कुछ महिलाएं भी कहती हैं एमटीपी, अब उन्हें नहीं पता एमटीपी क्या है, लेकिन कहिए कि पता नहीं क्या कहिए फिलहाल कि जो है, हाँ जो भी है एमटीपी करवा लीजिए, जो है बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ भैया कि एमटीपी की नौबत ही ना आए, वैसेक्टोमी करवा लीजिए, पैसे भी पा जाओगे। अब मेरे गांव में कई लोग करवाए हैं वैसेक्टोमी, ठीक है, जो है जो महिला है वो करवाए, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी के बाद में वृद्धि और विकास भी तेज़ी से होता है शरीर का, और कभी कभी डाउन भी होता है। हालांकि डाउन होने का चांस कोई नहीं है, वृद्धि विकास और तेज़ी से हो सकता है, ठीक है भैया। हाँ, जो कि जो स्पर्म्स होते हैं उनको बनने के लिए, और साथ में जो के साथ में जो सीमेन होता है उसको बनने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज यानी फ्रक्टोज चाहिए, और क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा जो है बेस्ट ना हो, बाहर ना निकले, है फैट बढ़ जाता है, हाँ फैट बढ़ सकता है। लेकिन जैसे कभी कभी आपने सुना होगा अंधविश्वास के रूप में कि जो स्पर्म या शुक्राणु या सीमेन जो होता है, सीमेन वही बीज से बोलते हैं, ये लगातार बनता है, कोई अंधविश्वास नहीं है, अगर बनेगा तो बाहर निकल सकता है, ठीक है। इसके लिए परेशान मत होइएगा, जैसा अगर कभी होता है तो ये कोई अंधविश्वास नहीं। और इसके बनने के लिए रक्त की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निकल सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है तो निकलेगा, क्यों नहीं। ध्यान रखना कि इसके बनने के लिए कुछ लोग चिल्लाते हैं भैया रक्त की 1000 बूंद से 1 बूंद सीमेन बनता है, वो बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको डराते हैं सिर्फ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा बनता है और बनता रहेगा। कहाँ बनता है सब कुछ सीख चुके हो, मैंने ये बताया आपको, ठीक है ना। अब अंधविश्वास मत पड़िएगा। बाबा मैं कहना कि 1000 बूंद से जो है 1 बूंद जो है सीमेन बनता है, ये सब झूठा है, ठीक है। हाँ ये सब झूठा, ठीक है। हाँ उसमें क्या है, कैल्शियम, हाँ ये ध्यान रखिएगा, अगर ज़्यादा मात्रा में वेस्ट हो रहा है तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि कैल्शियम होता है, कैल्शियम निकलेगा बाहर तो हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए हो गया, ले लिया भैया। अब बताइए एमटीपी में क्या बचा, कुछ खास बचा क्या? हाँ भैया ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। यौन संचारित संक्रमण, यौन संचारित संक्रमण, रोग या संक्रमण, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
इन्फेक्शंस। ट्रांसमिटेड और इन्फेक्शन। ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखो भैया, ये सब आपके पाठ में है, सिलेबस में है, तो आपको पढ़ना और मुझे पढ़ाना बेहद दोनों ज़रूरी है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप क्या बताएं क्या होता है, हाँ लिख लीजिए। कई बार क्या होता है कि छोड़ देते हैं, कहते हैं पढ़ लीजिए अपने आप से, शर्म लगता है कई लोगों को, ठीक है, लिख लिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ इम्पोर्टेंट रहेगा, ये जानना बेहद ज़रूरी आपके लिए हो जाएगा। किसे कहेंगे यौन संक्रमित रोग या विकार या फिर संक्रमण? हाँ, जो यौन क्रियाओं या मैथुन क्रिया के दौरान संक्रमण हो जाएं या संक्रमित या आगे फैल जाए किसी दूसरे व्यक्ति में, तो उसे क्या कहेंगे? यौन संक्रमित रोग कहेंगे। हाँ, तो इसके बाद लिख लीजिएगा, पहले लिखिए, ऐसे रोग जो यौन क्रियाओं के दौरान संचारित होते हैं, उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। ठीक है भैया, ऐसे सभी रोग जो यौन क्रियाओं यानी कि मैथुन क्रियाओं के दौरान आगे बढ़ते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? यौन संचारित संक्रमण कहेंगे। अच्छा, आपसे कहेंगे भैया जुखाम कैसे फैलता है? वायरस से। संक्रमण है कि ऐसे संक्रामक रोग है? कैसा रोग है ये? संक्रामक रोग है। क्या वो यौन संक्रामक रोग है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए भैया, क्या हुआ भाई? हिंदी लिखना चाहिए, ज़रूरी भी है, थोड़ा थोड़ा समझिएगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बिल्कुल राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, ठीक है, ये राजभाषा है। राजकाज की भाषा कौन सी है? राजकाज की भाषा, राजभाषा अलग होती है, राजकाज की भाषा अलग होती है। राजकाज की भाषा हिंदी इंग्लिश दोनों कही जाती है, कहीं कहीं पे इंग्लिश, कहीं कहीं पे इंग्लिश, दोनों होता है, ठीक है, हल चेंज होता है। और राज्य की भाषा भी चेंज होती है, राज्यकाज और राजकाज अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ देखिए भैया, ऐसे रोगों के नाम में आप लिखेंगे पहला, जैसे चलो वही लिखने पहले, हाँ चलो वही लिखने पहले, AIDS, एड्स। किससे फैलता भैया? HIV से फैलता है, HIV से फैलता है। सभी रोग लिख लेंगे और फिर कैसे फैलते हैं इनको लिख लेंगे, बस ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिटेल में अभी कहाँ खत्म हो गया, अभी शुरू ही करें हैं। ये HIV से फैलता है, क्या होता है सिर्फ सुनेंगे, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अलग से HIV पूछेगा नहीं। एक अच्छा 11 का आपका पार्ट होता है, 11 में आपने HIV पढ़ा होगा, बिल्कुल डायग्राम बना करके उसको, ठीक है। हाँ, तो HIV एक वायरस है, इसका नाम क्या भैया? ह्यूमन एक्वायर्ड वायरस, ठीक है। और इसमें होता है DNA, क्या होता है? DNA। और ये जो है अधिकतर आपसे कहें कि लगभग 95% इसके चांसेस होते हैं कि ये यौन क्रियाओं द्वारा फैलता है। कैसे भैया? यौन क्रियाओं द्वारा फैलता है। और कुछ ऐसे चांसेस हैं कि जो है ये, जैसे मान लीजिए कि जो इंजेक्शन है इस्तेमाल किया गया और वही इस्तेमाल दूसरों कर लिया गया तो उससे फैल सकता है, या दाढ़ी की जो ब्लेड उससे फैल सकता है। और जैसे मेरे गुरुजी बताए थे, बता रहे हैं किस समझते हैं, किस करने से ये नहीं फैलता है,
लेकिन जब डीप किस की जाए, ऐसा किस की जाए कि ब्लड निकल आए, तब चांस होता फैलने का, ठीक है। हाँ, तो डीप किससे फैलता है ये, लेकिन हल्के किससे नहीं फैलेगा ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ सही है जानकारी आपको हम सब दे रहे हैं, परेशान मत होइएगा। हाँ, तो HIV फैलने के तरीके, और लगभग 95% चांसेस है कि ये जो यौन क्रिया है वहाँ से फैलेगा, ठीक है। हाँ, अब उससे बचने के लिए, हाँ 95% चांस होता है यहाँ पर HIV होगा। अब ये कैसे काम करता है शरीर में भैया, ये आपके रक्त में पहुँचने के बाद में आपके सेल में जाएगा और ढूंढेगा किसको भैया, किसको ढूंढेगा, WBC, हैं वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, जाएगा तो किसको ढूंढेगा, WBC को ढूंढेगा। WBC को ही नहीं, वो ढूंढेगा लिम्फोसाइट को, किसको भैया, T4 लिम्फोसाइट। और T4 लिम्फोसाइट जो है HIV के बनने के लिए फैक्ट्री होता है, क्या होता है, फैक्ट्री काम करता है, उसी को टारगेट करता है। T4 लिम्फोसाइट को पहुंचने के बाद में उस T4 लिम्फोसाइट, क्योंकि कोशिका होती है, उसमें जाता अपना DNA डाल देता है, डाल दिया, DNA पहुंच गया। अब कोशिका को लग रहा है भैया DNA तो अपने आए, उसके बाद में वो DNA उसके अंदर बार बार डिवाइड होगा और उस कोशिका के अंदर बहुत सारे बन जाएंगे HIV, और फिर कोशिका फट जाएगी। कोशिका फटने के बाद में फिर से वो HIV पूरे बॉडी में फैल जाएंगे। फैलने के बाद क्या होगा भैया, जितना भी लिम्फोसाइट होगा सब उसके अंडर में हो जाएगा। और लिम्फोसाइट करती क्या है, आपकी बॉडी में पूरा इम्यून सिस्टम बनाती है, क्या बनाती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, जिससे कि आपके अंदर कोई बीमारी ना आए। अब भैया पूरा जो है जितना भी लिम्फोसाइट था वो सब किसके कंट्रोल में है, किस कंट्रोल में भैया, HIV के। जलेगा नहीं भैया, लाइट बहुत ही कमज़ोर है, बिल्कुल मंद है, रहने दीजिए। अब जब HIV के कंट्रोल में पूरा लिम्फोसाइट हो गया, तो अगर अब आपको जुकाम भी हो गया ना तो ठीक नहीं होगा। कभी इंसान HIV से थोड़ी मरता है, HIV होने के बाद आपको जो भी रोग होगा वो कभी ठीक ही नहीं होगा। दवा खाते रहिए, धीरे धीरे आप पतले हो जाओगे, ठीक है, और फिर प्ले का बटन पॉज हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना सब इसीलिए बताए थे कि हम कब कह पाएँ कि प्ले का बटन पॉज हो जाए। ये मेरा जो है आदत है भैया, ठीक है ना भैया। और कोई भी HIV से नहीं मरता है, HIV होने के बाद में जो भी रोग होगा वो ठीक नहीं होगा भैया। इससे बचने का अभी तक कोई अच्छा जो इलाज नहीं बचा है। सुसाइड, वैसे कुछ दवाइयाँ जैसे ज़िडोबुडाइन हो गया, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ सब काम करती है, लेकिन उतना इफेक्टिव काम नहीं करता। बात ये है ना भैया कि जो है इसको टेस्ट करने पर ये जो है हो जाता है, तो कभी कभी 1-2 साल या 4 साल बाद दिखाई देता है, ठीक है। हो सकता है कि 2-3 महीने में दिखाई दे जाए, लेकिन 10 साल के बाद ये जो है अपना इफेक्ट दिखाता, प्रभाव। मालूम चलेगा ही नहीं, जब खूब अंदर से घेर लेगा इनको अंदर HIV, तब उनको लगेगा अब हम गए, ठीक है। और फिर अचानक से बॉडी कंट्रोल का जो है उनका सिस्टम पूरा डाउन हो जाएगा, बॉडी एकदम हल्की हो जाएगी, सूख जाएगा शरीर, फिर ख़त्म, ठीक है। हाँ, ये हो गया HIV। अगला ये भैया गोनेरिया। ये गोनेरिया क्या होता है भैया, बताओ। गोनेरिया हिंदी में कहते हैं सुजाक, क्या कहते हैं भैया, सुजाक कहते हैं। ये है सुजाक, गोनेरिया, सुजाक। इसमें जो है ये पुरुष और स्त्री दोनों को होता है, और सभी महिलाओं में लगभग ये 50% महिलाओं में ये हो सकता है, और पुरुषों में लगभग ये 10%। ध्यान रखेंगे इस बात को। होता क्या भैया कि अगर जो है स्त्री में हुआ है तो योनि मार्ग से हल्का गाढ़ा पीला या हरे रंग का पदार्थ निकलता है, ठीक है, तरल निकलता है। और पुरुष में भी वैसे निकलता है, पीड़ा होती है, मूत्र त्याग के समय पीड़ा होती है, और मैथुन क्रिया के बाद पीड़ा हो सकती है। तो ये सभी इसके लक्षण हैं। आपको डिटेल नहीं जाना, क्योंकि NCERT में सिर्फ नाम लिखा गया, डिटेल कुछ लिखा नहीं गया, तो आप समझ लीजिए थोड़ा, ठीक है। हाँ, अगला देखेंगे सिफिलिस। सिफिलिस, ठीक है। एक और देखेंगे, इसमें चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है, चकत्ते पड़ जाते हैं, जो कि कलर बदलते रहते हैं, कभी भूरा, कभी लाल हुआ, कभी गुलाबी हुआ। चकत्ते गायब हो जाएंगे और फिर से आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर होंगे चकत्ते ये भैया,
ये जननांग पे होंगे, ठीक है। हाँ, अधिकतर महिलाओं में होता है, बिल्कुल। जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल नहीं, किसमें? तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना भैया, सवाल आपके एनसीईआरटी से आएंगे, डीपली आपको नहीं पढ़ना है। ये हो गया। ये भी जैसे कुछ चकत्ते जैसे भी हो जाते हैं ना भैया, इसमें भी चकत्ते पड़ते हैं, दाग जैसा होता है ये हर्पीस, जैसे कभी कभी देखा होगा। एक और देखेंगे, मस्से, ठीक है। ये क्या होते हैं भैया? वाट्स होते हैं। और ये भी जो है आपके उसी जननांग पे मस्से बन जाते हैं, जैसे कभी देखा होगा मस्सा जो निकलता है चेहरे पे, सेम वैसा ही मसल्स यानी कि मांस का टुकड़ा जो है हल्का सा ऊपर दिखाई देगा, तो ये भी मस्से आपके जो है यहाँ पर बन जाते हैं। और ये इनमें हल्का सा खुजली भी होता है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देंगे जननिक मस्से। जेनेशियल लिखा नहीं, जेनेटिक मस्से मतलब जेनाइटल रैट्स, ठीक है। हाँ वो भी तो है, दिखा रहे हैं। क्लैमिडिया, ठीक है। क्लैमिडिया, और देखेंगे और कौन सा भैया? और कौन सा है? सिफिलिस हो गया, जेनेटिक जेनाइटल हर्पीस हो गया, ट्राइकोमोनास्टा, ठीक है। देखेंगे ट्राइकोमोनास्टा, ये ट्राइकोमोनास्टा हो गया, ठीक है। और जो है एक और होता है यकृत शोथ, यकृत शोथ, ये भी वैसे होता है भैया। यहाँ पर भी दर्द होता है मूत्र त्याग के दौरान, और कभी कभी ऐसे हो सकता है। और इससे जो है भैया जो वो चक्र होता है ना, महचक्र, वो भी आगे पीछे हो जाता है यहाँ से। हाँ ठीक है, ये सभी जो है बिल्कुल वैसे ही हैं, जो काफ़ी इसमें दर्द होता है। बस ये जानना है जहाँ जहाँ पर हर्पीज या मस्से हैं, यहाँ पर दोनों में चकत्ते पड़ जाएंगे, ध्यान रखना है। ये जो मस्से हैं स्त्री और पुरुष में दोनों होते हैं? हाँ दोनों में हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। यकृत प्रभावित होगा, यकृत लीवर, ठीक है, लीवर में शोथ हो जाएगा। सर ये ज़्यादातर इसमें होते हैं स्त्री में या पुरुष? दोनों में हो सकता है ये मस्से, ठीक है, ये दोनों में हो सकता है, ध्यान रखिए इस बात को। आगे लिख लीजिए, इससे बचने का उपाय बता दें आपको। नोट कर लिया? ओके। देखिए बचाव के तरीके, बचाव के तरीके, बचाव के तरीके लिखे भैया, नोट किया? बचाव के तरीके लिखे। पहला, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध स्थापित ना करें, स्थापित ना करें। नंबर 2, यौन संबंधों के दौरान किसी बाह्य अवरोधक
जैसे कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। ठीक है भैया। दूसरा सबसे खास चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, मतलब कि ऐसे रोग कुछ लग रहे हैं आपको, तो हाँ, यौन संचारित रोग, आशंका होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, मैंने लिख दिया। आपने कैसे कहा कि आपने कहा कि कैसे पता करें, तो मैंने क्या कहा भैया, संपर्क करें। ठीक है, आशंका होगी आपको, आपको लगेगा कि भैया कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। आशंका में दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आशंका का मतलब है हाँ, कभी कभी क्या होता है, देखो शंका का मतलब क्या होता है, अरे हटा दो, चलो ठीक है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, आशंका और शंका। जैसे हमने कहा अनुपालन करना चाहिए, और एक हमने कहा, दोनों का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा वाद माने क्या होता है, वाद माने क्या होता है, वात नहीं, वाद बोलना, वार्तालाप। और अनुवाद माने, अनुवाद माने अरे भाषा का रूपांतरण करना, या किसी बोली का किसी अन्य भाषा में क्या करना, चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पर आशंका और शंका दोनों सही लिखा भैया। अब इतना मत जो है अंग्रेजी में कर लो, सब कुछ ख़त्म। ठीक है, डाउट। ठीक है, हाँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑफ STI मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज, या जो है इन्फेक्शन, देन यू कैन कॉन्टेक्ट विद एनी स्पेशलिस्ट। ऐसे नहीं गाँव में चले जाओ, जोरा छाप जो उनसे कह दो हमको शंका हो रही है, कहीं जाओ शंका मिटाओ। ठीक है, स्पेशलिस्ट के पास जाना आपको, और किसी ऐसे आलतू फालतू के साथ मत जाइएगा पास में भैया। नहीं, आपको कोई बताएगा जड़ी बूटी, वो खा लोगे तो जो समस्या थी वो तो ठीक हो जाएगी, और नई समस्या आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है भैया, हाँ, गुप्त रूप से। अब जो है हमने ऐसे ऐसे पोस्टर देखे भैया, अब नाम मत लो उनका, पूरी दीवार रंगी रहती। हकीम इकबाल को तो, हाँ भाई, उनका हमने देखा है, जहाँ भी जाओ वहाँ मिलेंगे। अब तो सारे जहाँ मिलेंगे। ठीक है, आखिर वो है कौन? हाँ, वो मिलते हैं। चलो अगला देखिए भैया, हकीम इकबाल नाम है उनका, हकीम है भैया। भाई हिंदी में क्या कहते हैं भैया, वैद कहते हैं, और उर्दू में कहते हैं हकीम। सही है ना? हाँ भैया, हकीम वही आपके पड़ोसी वाले। नोट कर लिया? चलिए, मान लीजिए कि कोई दंपत्ति है, शादी वादी हो गया, 2-3 साल हो गया, लेकिन कोई भी बाल बच्चे नहीं हुए, तो परेशान है। लेकिन हो सकता है कि किसी में प्रॉब्लम हो सकता है कि वाइफ में हो या हस्बैंड में हो, है ना, या हो सकता है दोनों में हो। देखिए, आप बताएं कि बात यह है कि अगर कोई कहे भैया कि उस महिला को जो है सिर्फ लड़कियां हो रही हैं, मतलब लड़कियां नहीं हो रही, सिर्फ पुत्री हो रही हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार पुरुष है। ठीक है, कौन भैया है? पुरुष है। क्यों भैया? किसी महिला को सिर्फ जो है पुत्री हो रही है और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो कौन जिम्मेदार है? पुरुष।
अरे पुरुष जिम्मेदार उसके लिए है, अगर पुत्र नहीं हुआ तो, ठीक है। और पत्नी कौन दिक्कत है भैया, देखो पत्नी के पास XX होता है भैया, है कि नहीं, और पति के पास जो है और यही क्या है, पुत्र का जो है गुणसूत्र है। चलो हमने क्रॉस करा दिया, X और X हो गया, सही है। X और Y क्या हो गया, XY, X और X हो गया, ये भी सही है। और X और क्या हो गया, Y हो गया। भाई पत्नी के पास दोनों X ही है, जो भी अंडाणु बनेंगे दोनों में क्या रहेगा, X ही क्रोमोसोम रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो पति है उसके पास में एक तो X बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, Y बनेगा। 50% में तो है। इधर देखो, यहाँ पर देखिए X और Y है ना भैया, अगर Y वाला जा कर के मिला X से तब तो ठीक है, पुत्र हो जाएगा। लेकिन अगर Y कमज़ोर रहा तो नहीं पहुँच पाया। अगर वो कमज़ोर रहा तो ये जो X वाला लात मार के पीछे कर देगा इसको, आगे जा कर के मिल जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, पुत्री। और वैसे भी Y कमज़ोर रहता है हल्का सा, ठीक है, हल्का सा Y जो है कमज़ोर छोटा होता है। Y का मतलब क्या कह रहे हो, हाँ हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए Y कमज़ोर रहा, क्रोमोसोम मान लीजिए कमज़ोर रहा, किसी वजह से कमज़ोर हो गया, तब तो ये पहुंच नहीं पाएगा पहले अंडाणु के पास में, और जो पहुंचेगा वही तो पाएगा, जो पहुंचेगा वही तो पाएगा भैया, और जो पाएगा वही तो आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। इसमें लिखिए भैया, देखिए जब किसी दंपत्ति में अगर कहीं पर मिस्टेक होगा, चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग, दंपत्ति में हाँ कपल लिख लो, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, तो वे दोनों या उनमें से कोई एक बांध स्टेराइल हो सकता है। ठीक भैया, इस अवस्था को बाध्यता कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो अरे कुछ लिखा हुआ उसी का मतलब है, अब उसमें वही लैंग्वेज लिखा तो मतलब क्या पढ़ा इसे। ठीक है, लिखा है जब किसी दंपत्ति में पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो वे दोनों या फिर उनमें से कोई एक ऐसा होगा, स्टेराइल होगा, और तब इसे क्या कहेंगे, बाध्यता कह देंगे। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखना कि शादी अभी हुआ है, जो है 2 महीना हुआ है, अभी कह रहे हैं कि पुत्र पुत्री की प्राप्ति नहीं हुआ है तो वह बांध नहीं है। 2-3 साल हो सकता है, कभी कभी 3 से 4 साल भी हो सकता है, लेकिन आप निराश मत होइए। ठीक है, निराश मत होइएगा। अब आगे अगर मान लीजिए कि हाँ 2 साल लिखा है, 2 से 3 हो सकता है। हाँ, यहाँ पर उस बात को नोट कर दे रहे हैं भैया, लिखिए 2 या 3 वर्ष, या ऐसे लिखेंगे शादी के 2 या 3 वर्ष, 2 या 3 वर्ष। हाँ समझोगे तब शादी हो जाएगी, तब शादी के 2 या 3 वर्ष तक
दूसरा पॉइंट हाँ, दूसरा पॉइंट ही है भैया ये। शादी के 2 या 3 वर्ष तक। हाँ भैया, विवाह लिख लियो। पुत्र या पुत्री की प्राप्ति सामान्य है। यह सामान्य है ना भैया। ये मान्यता की अवस्था नहीं है, आप उसे बांध नहीं कह सकते। ठीक है, अगर 2-3 साल में पुत्र या पुत्री प्राप्ति हो जा रही है तो ठीक है भैया। उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा तब उसे हम उस श्रेणी में रख देंगे, और रखने के बजाय घर में चिल्ला लेंगे। वो तो बांध है बिल्कुल। ठीक है ना। अभी एक को कहीं नहीं निकली नहीं, एक को वही एक को कहीं नहीं निकली नहीं, एक को ठीक है। शाखाएँ निकली नहीं है भैया को, मतलब शाखा हैं भाई, शाखाएँ निकलना चाहिए ना। शाखा मतलब कि वंश आगे बढ़ना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो इस बात को लिखिए। अब आगे कैसे दूर करेंगे भाई। शादी हो गया, ऐसा नहीं कि भैया अब बच्चे नहीं हो रहे छोड़ो दूसरा करो, ये कहीं होता है क्या? ऐसा नहीं है। तो उसके तरीके हैं, ईजाद किए गए तरीके कुछ है। जैसे वही तो मैं कह रहा हूँ ना भैया कि हो सकता है कि दोनों हों, कहाँ गया, या हो सकता है उनमें से कोई एक हो, ठीक है, या दोनों, या फिर कोई एक हो सकता है। हाँ, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे अभी बस नहीं है भैया, बस नहीं है अभी। दूर करने के उपाय। याद हो गई आपको? आपको रट गई बिल्कुल? अरे वाह, याद तो हो ही जाएगा, ऐसा पढ़ाया जाता है। सही है। अरे केमिस्ट्री तुमको क्या बताएं, तुम जो समझते ही नहीं हो तो पहली बात कैसे याद होगा। ये दूर करने के उपाय देखेंगे भैया। उपाय देखेंगे। केमिस्ट्री में मेहनत करना पड़ेगा भैया। चलिए, लिखा भैया? चलिए पहला मेथड देखेंगे, इसमें पहला तरीका देखेंगे। पहला कुछ खास चीज़ों पर हम चर्चा करें। हेडिंग बनाएंगे। हाँ, उसी के अंदर हेडिंग है, पात्रे निषेचन, IVF इसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और क्या हुआ, ये हेडिंग है, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे हिंदी में कहते हैं पात्रे निषेचन। पात्रे मतलब क्या होता है? दूर, ठीक है, दूर करेंगे। इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब क्या है? पात्रे मतलब होता है, समझेंगे पहले यहाँ बताइए। इन विट्रो मतलब निषेचन अंदर नहीं करेंगे, देखो बाहर करेंगे। यहाँ देखिए, आपने सुना होगा भैया टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन कहाँ होता है? प्रयोगशाला में होता है, ठीक है, लैब में होता है। वैसे ही पात्रे निषेचन का मतलब है कि हम जो भी करेंगे निषेचन, वो गर्भाशय के फैलोपियन ट्यूब पे नहीं होगा, वो प्रयोगशाला में होगा। हाँ, बिल्कुल वही होगा। ये टेस्ट ट्यूब भी जैसा वही यही है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो है फैलोपियन ट्यूब के अलावा बाहर पुरुष से क्या लेंगे? स्पर्म लेंगे। मादा से क्या लेंगे? अंडाणु लेंगे। दोनों को ला करके कहाँ रखेंगे? टेस्ट ट्यूब में। और फिर क्या कराएंगे? क्या कराएंगे भैया? निषेचन कराएंगे। और फिर उसके बाद में उसका विकास होना शुरू हो जाएगा। विकास होते होते उसी टेस्ट ट्यूब में होगा, और अलग कहाँ कर ले हो? किताब पढ़ के करिए कैसे? पहले सुनो तो। विकास करेंगे, भ्रूण का मतलब बिल्कुल नहीं बन जाएगा वो,
टेस्ट ट्यूब में इतना मतलब ये समझिएगा कि क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा, निषेचन हो जाएगा, हो गया, उसके बाद में क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। जायगोट से क्या बन जाएगा, एक सिंगल सेल होता है जायगोट, द्विगुणित सिंगल सेल जायगोट हो गया। जायगोट से क्या बनेगा, द्विकोशिका, 2 से 4, 4 से 8। अब 8 पे रुकिए, 8 बनने के बाद में जो है उसको उठाएंगे, कहाँ डालेंगे, फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। अगर 8 से अधिक हो गया तो कहाँ डालेंगे, गर्भाशय में डालेंगे। सुनिए ध्यान से, याद देखिए भैया, एक बार फिर बनाते हैं, आखिरी बार है ये। हमने आपसे कहा था कि निषेचन होगा कहाँ पे, स्थमस और एम्पुला के संधि पे होगा। होने के बाद क्या होगा, जायगोट बनेगा। जायगोट धीरे धीरे विकास करेगा, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 4 कोशिका और 8 कोशिका। अब 8 कोशिका तक होते होते यहीं पर रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर फैलोपियन ट्यूब में हमें डालना है तो टेस्ट ट्यूब में जो हमने करवाया था निषेचन, उससे सिर्फ 8 कोशिका तक ही रहना, आगे मत होने दीजिएगा। उठाएंगे, कहाँ डाल देंगे, फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप सो गए, भूल भाल गए और 8 से 16 या 32 हो गया, ठीक है ना, मतलब क्या बन गया, अब बन गया ब्लास्टुला। क्या बन गया, हाँ। और जब बन जाएगा ब्लास्टुला तो जाहिर सी बात है बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, पोष कोरक बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तो उठाकर कहाँ डालेंगे, गर्भाशय में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, हाँ, मारुला पहले बन जाएगा। ठीक है, मारुला 8 कोशिका। ब्लास्टुला जो है भाई, ब्लास्टोमेयर सब कहलाते हैं, मतलब 2 से 8 तक, 16 तक, 2 से 16 तक सब क्या कहलाएंगे, ब्लास्टोमेयर कहलाएंगे। तो ब्लास्टोमेयर के अंतर्गत आपका क्या आता है भैया, क्या आता है, मारुला भी आता है, और क्या आता है, ब्लास्टुला। इसी में आएगा, इसके बाद आएगा। लेकिन यहाँ देंगे कि जो है आपका जितना भी 8 कोशिकाओं तक का जो आपका मांस रहेगा, भ्रूण जो रहेगा, उसको यहाँ पर डालेंगे फैलोपियन ट्यूब में। अगर ज़्यादा हो गया तो कहाँ डालेंगे, गर्भाशय में डालेंगे। ठीक है, और उसकी तकनीक है, उसको नाम लेके आगे बाद में। तो यहाँ पर पहले आप लिखिएगा, तो थोड़ा लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इस पर। लिखो भैया, इस तकनीक में, इस तकनीक या विधि में पुरुष से शुक्राणु लेकर एवं मादा से अंडाणु लेकर टेस्ट ट्यूब में अनुकूल परिस्थितियां बताते हैं कि, चलो ठीक है, अभी देखते हैं कितना खर्चा आता है। टेस्ट ट्यूब अनुराग लेकर टेस्ट ट्यूब में अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करके निषेचन कराया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। पुरुष से, इस तकनीक में पुरुष से क्या लेंगे, शुक्राणु, मादा से क्या लेंगे, अंडाणु लेकर टेस्ट ट्यूब में अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न, अब देखो छूट जरूर जाता है, उत्पन्न करके निषेचन कराया जाता है। ठीक है भैया, क्या कराएंगे, निषेचन करा देंगे। तो क्या बन जाएगा, जिसके कारण जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है। अब बताइए, जाइगोट जब बन जाएगा तो क्या होगा इसका, बोलो भैया। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से
8। जायगोट बनता है जो समसूत्री विभाजन द्वारा आठ कोशिकीय ये सही लिखा है क्या? 8 कोशिकीय ब्लास्टोमेयर 8 कोशिकीय ब्लास्टोमेयर में परिवर्तित हो जाता है। जिससे बाद में अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अंडवाहिनी में। देखो बात यह है कि जो पुरुष था भैया, उसका जो स्पर्म था बहुत ही कम था। क्या था? दो चार नहीं कह सकते भैया, इतना कहाँ काम बनेगा मतलब बहुत ही कम बन रहा है। अब हमने कहा था कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए था स्पर्म? 20 से 30 करोड़, ठीक है, होना चाहिए था। उसके बाद में हमने कहा था उसमें से लगभग 40-60% होना चाहिए अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उनमें गतिशीलता होनी चाहिए थी। और उसके बाद उनमें से भी हमने कहा था कितना, 40% के पास में विग्रस मोबिलिटी, मतलब कि उन्हें उनके अंदर जो है, या ये कह सकते हैं कि उनके पास योग्यता होनी चाहिए या क्षमता होनी चाहिए जिससे क्या कर सकें वो। हाँ, तो अगर उस पुरुष में स्पर्म काउंट बहुत कम है, ठीक है भैया, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, उसके स्पर्म को इकट्ठा करते हैं और उसको ले जाकर क्या करते हैं भैया, यही टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में उसको बाहर कर लेते हैं निषेचन। और अगर स्पर्म काउंट कम है तो भी निषेचन होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि काउंट कितना भी कम ना हो, अगर एको पहुंच गया तो हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो जल्दी लिखिए भैया, लिख लिया? स्थानांतरित कर देते हैं, इसे लिखिए, जिसे जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ये क्या लिखा है, ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है ना, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं सिर्फ इतनी प्रोसेस को, कितनी भैया, कि 8 कोशिकीय ब्लास्टोमेयर को ले जाएंगे, अंडवाहिनी में ले जाएंगे। इस विधि को क्या बोलेंगे, इंट्रा फैलोपियन, हाँ, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। जेड हो जाएगा IFT, ZIFT। ठीक है, ये पूछा जाता है, इस पे लिखने के लिए टिप्पणी आएगा। तो यक्के लाइन मत लिखिएगा, यहाँ शुरू करिएगा पूरा। ठीक है, डालना हेडिंग क्या, ZIT, और फिर लिखना पूरा ये वाला। ठीक है, वो आपसे पूछे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, तो भी आप जो है पूरा ये आपको लिखना होगा, यही लिखना है। हाँ, ये लिखना है। ठीक है, आपसे पूछे ZIT या टेस्ट ट्यूब बेबी, तो भी आपको यही आपको नोट करके दे देना है, ZIFT। या फिर आपसे पूछे टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, दोनों को अलग अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में हो जाएगा दोनों। ठीक है, चलिए हो गया है।
GIMT होता है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। हाँ, वो गैमेट भी होता है। वो गैमेट क्या भैया, मान लीजिए जो है कि उसमें बात ये है कि गैमेट करेंगे ट्रांसफ़र, यहाँ पे किसका हो रहा है, जाइगोट का हो रहा है, वहाँ पे करेंगे गैमेट का, युग्मक, ठीक है, युग्मक का। अब उसको कैसे करेंगे भैया, कैसे क्या करेंगे भाई, गैमेट कहाँ से लाएंगे भाई, गैमेट बन गया, कहाँ बनेगा, फैलोपियन ट्यूब में बन जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ बनेगा, अंडाशय में बनेगा, अंडाशय में बन गया, लेकिन अंडवाहिनी में उसका निषेचन लायक वो जगह नहीं है, ठीक है, वहाँ पे स्थान नहीं है, सही ठीक ठाक नहीं है, तो वहाँ से निकाल लिया गैमेट को, उससे ले जा करके कहीं अलग डालेंगे। अब कहाँ डालेंगे भैया बताइए, GIFT, GIFT, इससे क्या कहेंगे भैया, गैमेट इंट्रा, इंट्रा मतलब होता है, इंट्रा मतलब बाहर होता है, इंट्रा मतलब अंदर होता है, फैलोपियन ट्रांसफ़र, GIFT, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऐसी महिला है, हमने कहा जिसमें वहाँ पर गैमेट तो बन रहा है, मतलब कि अंडाणु बन रहा है, लेकिन उसके फैलोपियन ट्यूब में वो ऐसी जगह नहीं बन पा रही है जहाँ पर क्या हो जाए, क्या हो जाए भैया, निषेचन हो जाए। तो वहाँ से क्या निकाल लेंगे, अंडाणु को बाहर निकाल लिया, उसके बाद उसको ऐसी महिला में डाल देंगे जिसमें क्या है, वो जगह है, लेकिन उस महिला में क्या नहीं हो पा रहा है, अंडा नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना भैया। फ़ायदा किसका है, पुरुष को। ये जो होता है इसमें सैरोगेट मदर कहलाती है जिसमें डालेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें फ़ायदा किसका होता है भैया, आप कैसे कहते हैं किसको फ़ायदा होता है, देखिए समझ लीजिए, जिसका गैमेट होगा भैया, हाँ, जिसका भी गैमेट होगा उसी का आनुवंशिक पदार्थ जाएगा, ठीक है भैया, मतलब जो भी बनेगा बेबी, उसका जो भी आनुवंशिक पदार्थ होगा, जिसका गैमेट होगा उसी का बेबी होगा, ठीक है, जिसका गैमेट उसी का बेबी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इस बात को लिखो भैया, जब किसी महिला में अंडाणु तो बन पा रहे होते हैं, परंतु फैलोपियन ट्यूब में निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं होता है, तो उस महिला के अंडाशय से अंडाणु को प्राप्त करके पात्रे निषेचन करा के भ्रूण बनाते हैं, करा के, हाँ भैया काट दिए, देख नहीं रहा क्या, 8 कोशिकी
भ्रूण। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ भाई साहब लोग ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो फिर दिमाग मेरा और तेज हो जाता है। ठीक है, 8 कोशिकीय भ्रूण बनाते हैं जिससे किसी दूसरी महिला जो कि सरोगेट है में जायगोट क्यों डालेंगे, 8 कोष के डाल देंगे ना ब्लास्टोमियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ वही है। अच्छा ध्यान रखना एक बात को कि यहाँ पर जो पहली महिला है ना भैया, उसमें जो है फैलोपियन ट्यूब में ही समस्या नहीं है, उसके गर्भाशय में भी प्रॉब्लम है। मतलब बिल्कुल उस लायक है ये नहीं है कि वहाँ पे गर्भ है, इम्प्लांटेशन लायक वो जगह नहीं है। ठीक है, कोई वगैरह भूमि नहीं है। मतलब अंतर क्या, बस यही अंतर है कि यहाँ पर माँ बदल जा रही है, वहाँ पे जो है वही माँ रहती है, और वहाँ पर सिर्फ क्या नहीं हो पा रहा है, निषेचन। यहाँ पर 2 चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, मतलब निषेचन भी नहीं हो पा रहा है, साथ में इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पा रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, महिला में स्थानांतरित कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे GIFT कहते हैं। ठीक है, GIFT कहते हैं। अच्छा जो GIFT है ये, अच्छा मैं बता ही दिया है, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा। यह तब होता है जब महिला के या महिला में, चलो ठीक है, महिला के गर्भाशय में अंतरोपण नहीं हो पाता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें खास आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, और अगर जो पॉइंट्स बचे हुए हैं, हाँ एक सेकंड, कैसे हो जाएगा? अरे निषेचन नहीं होगा तो टेस्ट ट्यूब भी तो था, टेस्ट ट्यूब में करा के फिर डाले थे अपने में। अगर ऐसा होता कि भैया अंतरोपण हो जाएगा तो काहे वो भाड़े पे लेती एक मदर, भाड़े पे जो मदर यहाँ ली जा रही है, ऐसा क्यों करती वो? टेस्ट ट्यूब में हो जा रहा है, उठा कर फिर डाल लिया अपने में। हाँ हाँ, टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर भी आप चाहें तो करा सकते थे, लेकिन बात यह है कि अब को करवा के कहाँ लाओगे भाई? अब जो है जिस महिला से लिया गया था अंडाणु, उसमें वो जो है इन्वायरमेंट नहीं रह गया, मतलब उसके गर्भाशय में जो अंता व्यक्ति है इम्प्लांटेशन लायक नहीं है, इसीलिए वहाँ पे सरोगेट मदर ढूंढी गई है। और उसमें क्या है बताइए, उसमें क्या है भैया कि इम्प्लांटेशन हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा। हाँ, अगर मान लीजिए निषेचन हो भी गया, ठीक भैया हो गया, इसमें पहले महिला में हो गया, अब उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको निकालने में डैमेज हो जाएगा। ठीक है भाई, निकाल करके तब डालें किसी महिला में। उससे अच्छा है कि क्या निकाल लें, नाड़ू को निकाल लें और वहाँ से क्या ले लें, अस्तम ले लें, करा लिया निषेचन, फिर वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये तरीका आपको ध्यान रखना है। अलग ही होता है भैया, बिल्कुल एकदम अलग ही होता है। ठीक है, लिख लिया।